किस तरह से गंजेपन की प्रॉब्लम बढ़ी है। पहले गंजेपन की प्रॉब्लम या बालों के झड़ने की प्रॉब्लम कम हुआ करती थी और आज के टाइम में मैं बोलूँगा कि स्किन और हेयर का रेशियो ऑलमोस्ट 50-50 हो गया है। बहुत ज़्यादा हेल्दी लाइफस्टाइल तो फॉलो नहीं करते हैं। किसी एक में भी बॉल्डनेस है तो आगे चांसेस हैं बॉल्डनेस आने के। किसी शायर ने कहा है, वक्त की धूप में जब पाँव जलेंगे मेरे, मैं तेरी जुल्फ़ के साये में ठहर जाऊंगा। जुल्फ़ के साये में तो आप तब ठहरेंगे जब जुल्फ़ बची होगी इतनी कि वो साया दे सके। इस शेर से हमने आपको इंडिकेट किया है कि आज के पॉडकास्ट में हम बात कर रहे हैं गंजेपन यानी कि बॉल्डनेस की, यानी उन लोगों की जो चाहकर भी अपने बालों को बचा नहीं पाते। तो आज हम एक एक करके आपको वो सब तरीके बताएंगे जिससे आप किसी ना किसी तरह अपने सर पर बालों का इंतज़ाम ठीक ठाक और दुरुस्त रख सकें। हमारे साथ डॉक्टर नवनीत हरोर हैं, जो 12 साल से लंबे समय से हेयर ट्रांसप्लांट की फील्ड में एक्सपर्टीज़ कर रहे हैं और अलग अलग तरीक़ों से वाकिफ़ हैं कि कैसे आपकी समस्या का समाधान ढूंढा जा सकता है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि बीते 12 सालों की प्रैक्टिस की अगर आपकी बात करूं तो किस तरह से गंजेपन की प्रॉब्लम बढ़ी है, मेल्स कितने आते हैं और फीमेल्स कितनी आती हैं? अगर मैं लास्ट 12 to 15 ईयर्स की बात करूं तो पहले गंजेपन की प्रॉब्लम या बालों के झड़ने की प्रॉब्लम कम हुआ करती थी। जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी तब मेरे पास ओपीडी में अगर स्किन और हेयर की प्रैक्टिस की बात करूं तो अगर 70% या 80% स्किन हुआ करता था और 10 to 20% या 25% हेयर के पेशेंट्स होते थे, यानी कि बालों के झड़ने के या गंजेपन के। बट ग्रेजुअली टाइम के साथ ये पेशेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए और आज के टाइम में मैं बोलूँगा कि स्किन और हेयर का रेशियो ऑलमोस्ट 50-50 हो गया है, या कहीं ना कहीं हेयर ज़्यादा हो चुका है स्किन से। मतलब बहुत सारे लोग आते हैं जो गंजेपन की समस्या लेके आते हैं या बालों के झड़ने की समस्या। आजकल इवन जो बहुत ही यंग पीपल हैं, बहुत यूथ्स हैं जो ऑलमोस्ट 16, 18, 15 साल की एज वाले, उन लोगों के भी बहुत ज़्यादा बाल गिर रहे हैं। तो इतने ज़्यादा इस टाइम में पेशेंट्स बढ़ गए। प्लस पोस्ट कोविड अगर हम बात करें तो बालों की समस्या वैसे भी ओवरऑल बढ़ चुकी है। तो टीनेज से बॉल्डनेस शुरू हो जाती है? टीनेज से बॉल्डनेस शुरू हो जाती है। हालांकि बहुत पहले नहीं हुआ करता था ये, बट हाँ आजकल टीनेज से बॉल्डनेस शुरू हो जाती है। जैसे आपने कहा कि आप अपनी प्रैक्टिस में ही देख रहे हैं, इसके रीजंस क्या हैं कि अचानक इतनी ज़्यादा बॉल्डनेस बढ़ रही है? इसके रीजंस हैं, आजकल अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लोगों को बहुत ज़्यादा तनाव है, स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है, बहुत ज़्यादा हेल्दी लाइफस्टाइल तो फॉलो नहीं करते हैं। हर कोई एक्सरसाइज की तरफ भी इतना ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं है, योगा, मेडिटेशन, मतलब बॉडी को इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रखा जाता, सेडेंटरी लाइफस्टाइल ज़्यादा है। नेक्स्ट है जंक फूड का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। प्लस यूथ जो है अपना बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखते हैं। प्लस मिडिल एज की भी बात करूं, धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रही है सोशल मीडिया को देखते हुए, इंस्टाग्राम को देखते हुए। बट हाँ, अभी भी और समय लगेगा और लाइफस्टाइल बेटर करने में। प्लस स्मोकिंग, एल्कोहल एक काफ़ी बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं। एक और रीज़न है जेनेटिक हिस्ट्री। जिसके घर में बॉल्डनेस है या हेयर फॉल का प्रॉब्लम है या बालों की डेंसिटी कम है, उन केसेस में भी बहुत बहुत अच्छा चांसेस होते हैं कि आगे की जनरेशन्स में हेयर लॉस हो, हेयर फॉल हो या बॉल्डनेस हो। कई बार ऐसा हम देखते हैं कि किसी की पैटर्नल साइड यानी कि पापा, चाचा साइड बॉल्डनेस है, या कई बार मैटरनल साइड, मामा, नाना साइड बॉल्डनेस है। तो किसी एक में भी बॉल्डनेस है तो आगे चांसेस हैं बॉल्डनेस आने के, क्योंकि ये जीन्स डिसाइड करते हैं बॉल्डनेस। तो गंजापन एक बहुत ही कॉमन एंटिटी बन चुका है आजकल। और चूँकि गंजापन इट टेक्स अ टोल ऑन योर कॉन्फिडेंस, मतलब बहुत सबसे पहले बॉल्डनेस से कॉन्फिडेंस अफेक्ट होता है। तो उसकी वजह से आजकल लोग ज़्यादा अवेयर हैं, क्योंकि हमें मीटिंग्स करनी होती हैं। पहले क्या होता था, पहले बहुत इतनी मीटिंग्स नहीं होती थी, या वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं तो स्क्रीन टाइम तो है ही, हम देख भी रहे हैं, पूरे टाइम विजिबल हैं कैमरा पे। तो डेफिनेटली उन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है और आजकल अवेयरनेस बढ़ने के साथ साथ इन चीज़ों के ट्रीटमेंट्स भी बढ़ गए। कि हर किसी को एक इंस्टा रील पोस्ट करनी है, फेसबुक पर अपनी डीपी जो है वो कैसी है इस पर बहुत मेहनत करनी है, व्हाट्सएप डीपी सबसे अच्छी दिखनी चाहिए, इस पर मेहनत करनी है। और इसीलिए गंजेपन का जो बाज़ार है वो बहुत बड़ा हो चुका है, हर कोई बाल उगाना चाहता है। आपने जैसे कहा कि जेनेटिक्स भी एक रोल प्ले करते हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन जो बार बार आपने एक शब्द यूज़ किया कि लाइफस्टाइल, या लोग अपना ध्यान नहीं रखते, उनको आप कितना बड़ा कंट्रीब्यूटर मानते हैं कि लोगों के बाल चले जाएं, और वो क्या स्पेसिफिकली रीजंस हैं जिसकी वजह से ये गंजापन बढ़ रहा है? आज के टाइम में अगर मैं बात करूं तो वो 30 to 40% कंट्रीब्यूटर है। वो इसलिए क्योंकि एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे कि अगर हम बात करें, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ चुका है, स्पेशली मेट्रो सिटीज़ में जहाँ पोल्यूशन ज़्यादा है।
डेफिनेटली वहाँ बालों की बहुत सारी लेयर्स होती हैं, एक बाल में बहुत सारी लेयर। सो जो आउटर क्यूटिकल, कुछ रूट शीथ होती है, मैं ज़्यादा मेडिकल टर्मिनोलॉजी में नहीं जाऊँगा, ऐसे हिंदी में अगर मैं कॉमन लैंग्वेज में बोलूँ तो बालों की जो बाहरी सतह होती है उधर पॉल्यूशन से या हार्ड वाटर से काफ़ी कुछ डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो उन सिटीज़ में जहाँ बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है या सन रेज़ बहुत हार्श है, ऐसी जगह में बालों की बाहरी सतह डैमेज हो सकती है, बालों का पतलापन स्टार्ट हो सकता है और धीरे धीरे वो बाल गिरने की तरफ जा सकते हैं। ऐसे ही हार्ड वाटर कुछ एरियाज़ हैं, कुछ बहुत सारे जगह ऐसी हैं नोएडा में हार्ड वाटर आता है। नोएडा, गाज़ियाबाद, फरीदाबाद, आप देखो दिल्ली एनसीआर के कई ऐसे रीजन्स हैं जहाँ बहुत ज़्यादा हार्ड वाटर, इवन गुड़गांव में आप देखो मैक्सिमम घरों में बोरिंग का पानी यूज़ होता है। अब उस वजह से जैसे टीडीएस बढ़ता है बालों का, उसमें बहुत हैवी केमिकल्स, मिनरल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो बालों को डैमेज करते हैं। बालों की नेचुरल टेक्सचर, स्कैल्प के नेचुरल ऑयल, सबको डैमेज करते हैं। उसकी वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है। और साथ में फैक्टर्स हैं, जैसे कि लाइफस्टाइल आपने पूछा मुझसे, तो लाइफस्टाइल में कॉमन फैक्टर हो गए आजकल स्मोकिंग, अल्कोहल। स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करने से, स्मोक में सिगरेट में निकोटीन होता है। निकोटीन क्या करता है, वेसोकंस्ट्रिक्टर होता है। वेसोकंस्ट्रिक्टर माने कि जो बालों को जो खून की सप्लाई होती है, ब्लड सप्लाई होती है, उन वेसल्स को पतला कर देता है। उसकी वजह से बालों का ब्लड सप्लाई कम हो जाता है। ब्लड सप्लाई अगर कम हो जाएगा तो डेफिनेटली बालों को न्यूट्रिशन कम मिलेगा। न्यूट्रिशन कम मिलेगा तो वो धीरे धीरे पतले होके गिरने की तरफ बढ़ जाएंगे। तो ये भी एक बहुत कॉमन रीज़न है। डाइट भी एक बहुत कॉमन रीज़न, बहुत अच्छी डाइट नहीं लेते हैं, जंक फूड, ऑयली फूड बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉपर अगर बैलेंस डाइट नहीं है, न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, तो भी काफ़ी चांसेस होते हैं बालों के गिरने के। डाइट की आपने बात की तो यहाँ एक सवाल पूछ लूँ, बालों के लिए भी कोई हेल्दी डाइट होती है कि ये चीज़ जो है मल्टीविटामिन्स हो या मिनरल्स हो, कौन सी चीज़ है जो बालों के लिए अच्छी मानी जाती है? बालों के लिए एज सच कोई स्पेसिफिक डाइट नहीं है, बट हाँ फिर भी अगर मैं बालों के लिए अगर मैं एक पर्टिकुलर डाइट की बात करूँ तो बालों के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इम्पॉर्टेंट है। साथ में हमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, थोड़े से सीड्स लेने चाहिए डेली बेस पे। मतलब वो हैंड फिस्ट, एक मुट्ठी भर के ड्राई फ्रूट्स और सीड्स मिला के अगर लेते हैं तो बाल बहुत हेल्दी रहेंगे, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। तीसरी चीज़ है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट सब कुछ बैलेंस्ड होना चाहिए जितना रिक्वायरमेंट है। कोई बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए और किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा एक्सेस भी नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों का ध्यान रखने से और साथ में थोड़ा सा स्मोकिंग एंड अल्कोहल को कट डाउन करने से बाल काफ़ी अच्छे मेंटेन रह सकते हैं। डॉक्टर नवनीत, एज के हिसाब से और जेंडर के हिसाब से आपकी प्रैक्टिस में किस तरह के लोग ज़्यादा आ रहे हैं और क्या कंसर्न लेकर, किस तरह के सवाल लेकर वो आपके पास आते हैं? बालों के लिए जेंडर तो अब कोई कंसर्न रह ही नहीं गया है। मेल्स, फीमेल्स, हर कोई इतना ज़्यादा कंसर्न है आजकल बालों के लिए, इतने ज़्यादा अवेयर है। बस दिन में मतलब आई वुड से रेशियो इज़ 50-50, हाफ मेल्स होते हैं, हाफ फीमेल्स होती हैं हेयर लॉस के लिए। हाँ, हेयर ट्रांसप्लांट की अगर मैं बात करूँ तो मेल रेशियो थोड़ा सा वहाँ ज़्यादा होता है, 70 to 80% मेल्स होते हैं, 10-20-25% फीमेल्स होती हैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, क्योंकि मेल्स में बॉल्डनेस बहुत ज़्यादा होती है। फीमेल्स में जो बॉल्डनेस होती है, बालों का लॉस होता है, वो ऐसा नहीं होता कि पूरा स्कैल्प बॉल्ड हो जाए। थिनिंग होती है, वाइडनिंग ऑफ द पार्टिंग एरिया, जहाँ से मांग निकालते हैं वो एरिया बड़ा होने लग जाता है, डेंसिटी कम हो जाती है, डिफ्यूज पैटर्न ऑफ एलोपेशिया होता है, बट ऐसा नहीं होता कि पूरा खाली हो जाए। मेल्स में पूरा खाली हो जाता है, इसलिए मेल्स में हेयर ट्रांसप्लांट वाली चीज़ें ज़्यादा होती हैं। ये हमने देखा है कि जब मैरिजेबल एज में लड़के होते हैं, ऐसा हमने सुना भी कि उस समय सबसे ज़्यादा हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आते हैं। ये बात कितनी सही है? ये बात बिल्कुल ठीक है। आई डोंट नो व्हाई, मतलब मैरिज से तो बालों का कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, वो तो एक अच्छे जीवन साथी को चूज़ करने वाला पॉइंट है। बट हाँ, आजकल क्योंकि प्रेजेंटेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हम देख रहे हैं कि जैसे ही मैरिजेबल एज आती है, शादी की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तो कई बार गर्लफ्रेंड या वाइफ या फैमिली की डिमांड होती है कि भाई आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए बॉल्डनेस एंड ऑल कॉम्बैट करने के लिए, तो तब काफ़ी ज़्यादा हेयर ट्रांसप्लांट के लिए लोग आते हैं। येस, दैट्स ट्रू। वैसे तो किसी ने कहा है, मत कहो कि मेरा महबूब गंजा है, चांद पर भी कहीं बाल उगा करते हैं। लेकिन वो ज़माना अब चला गया है। महबूब से पहले तो खुद का जो कॉन्फिडेंस है वो हिल जाता है। लोग आते हैं कि बाल नहीं हुए तो हम दूसरों के सामने अपने आप को प्रेजेंट नहीं करेंगे। तो ये तो अब ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे कौन से लोग हैं जिनमें बाल गिरने की शुरुआत हुई, उन्होंने समय रहते कोई ट्रीटमेंट ले लिया और उन्हें कोई आर्टिफिशियली या कॉस्मेटिक रीजंस जो हैं वो नहीं अपनाने पड़े, ट्रांसप्लांट तक नहीं जाना पड़ा, सिर्फ दवाओं से या कुछ लगा के, ऐसे कुछ % लोग हैं? ऐसा काफ़ी लोग हैं
जिन्होंने ठीक टाइम पे अपनी हेयर कंसल्टेशन ले ली या डॉक्टर से मिल लिए और देख लिया, डॉक्टर आपको एनालाइज करते हैं, एग्जामिन करते हैं कि बालों के झड़ने का कारण क्या है। अगर हमें लगता है कि कोई टेम्परेरी रीज़न है, जैसे कि कोई डेफिशिएंसीज़, विटामिन डेफिशिएंसीज़ हो या फिर विटामिन डी, कैल्शियम, फोलिक एसिड, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बालों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इवन आयरन इज़ इक्वली रिस्पॉन्सिबल। कभी कोई डेफिशिएंसीज़ हैं तो आप जैसे ही डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलते हैं, वो इस चीज़ का एकदम थॉरो एग्जामिनेशन करते हैं। इफ़ रिक्वायर्ड कुछ ब्लड टेस्ट करवाते हैं हम लोग, और उसमें अगर हमें कुछ कमी मिलती है तो हम इमीडिएटली उसके सप्लीमेंट्स या मल्टीविटामिन्स दे के उन चीज़ों को ठीक कर लेते हैं, तो बाल अपने आप ठीक होने लगे। कई बार उससे एडवांस स्टेजेस में हमें मल्टीविटामिन्स के साथ कुछ लोशन, सीरम, बाल उगाने वाले या बालों को मेंटेन करने वाले कुछ जेंटल शैम्पूज प्रिस्क्राइब करने पड़ते हैं। उससे भी बाल कई बार काफ़ी केसेस में अच्छे हो जाते हैं। उनसे आगे की स्टेज पे चलें, बाल काफ़ी गिर चुके हैं या कम बचे हैं, तो बहुत सारी ऐसी आजकल थेरेपीज़ आ गई हैं जो बहुत ही सेफ़ हैं, बहुत ही किफ़ायती भी हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती हैं। जैसे कि पीआरपी थेरेपी, जीएफसी थेरेपी, मेसोथेरेपी, ये इनमें से कई थेरेपीज़ हैं जो आप ही के ब्लड से बनाई जाती हैं। उससे हम बालों को जीएफसी से या पीआरपी से बालों के लिए एक स्पेसिफिक प्लाज्मा या ग्रोथ फैक्टर्स बनाते हैं और उसको हम स्कैल्प में इन्फ्यूज़ करते हैं। उससे पतला बाल मोटा होता है, वीक बाल स्ट्रॉन्ग बनता है, झड़ना कम हो जाता है। कई बार हम देखते हैं हमारे बाल जड़ों के साथ झड़ रहे हैं, वो जड़ों के साथ झड़ना भी काफ़ी हद तक कम हो जाए। तो ऐसी थेरेपी से बाल मेंटेन हो जाए। उसके बाद आती हैं कुछ स्टेजेस जहाँ बाल बिल्कुल जा चुके हैं, कोई रूट्स बची नहीं है। अगर जाहिर सी बात है कोई रूट्स नहीं बची हैं तो डेफिनेटली एक ऐसा सॉल्यूशन करना पड़ेगा हमें जिसमें रूट्स ही इम्प्लांट करनी पड़े। तो रूट्स इम्प्लांट करने के लिए जब गंजापन या बॉल्डनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है तो हम बाल, जैसे यहाँ बॉल्डनेस है तो बालों के स्कैल्प के पीछे वाले हिस्से से बाल लेकर या बियर्ड से या चेस्ट से बाल लेकर उस एरिया में लगा दिए जाते हैं जब बाल कम है। तो वो लास्ट स्टेज होता है। उससे पहले बहुत सारी थेरेपीज़ होती हैं जिससे हम अपने बालों को बचा सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। पीआरपी, जीएफसी की आपने बात की, थोड़ा समझाइए उसमें क्या किया जाता है? पीआरपी, जीएफसी एक बहुत ही आजकल कॉमनली होने वाला ट्रीटमेंट है जो कि बाल झड़ने के लिए, बाल पतले होने पे, बालों की क्वालिटी ख़राब होने पे, टेक्सचर ख़राब होने पे किया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, ब्लड लिया जाता है, एक स्पेसिफिक ट्यूब्स होती हैं इसकी, उसमें हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं एक स्पेसिफिक मशीन में एक पर्टिकुलर आरपीएम पे। पेशेंट से ब्लड लिया जाता है? पेशेंट का ही ब्लड लिया जाता है और उससे हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा या फिर ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट बनाया जाता है और उसको हम स्कैल्प में क्रीम लगा के नम किया जाता है, सुन किया जाता है और उसके बाद उसको इन्फ्यूज़ किया जाता है पूरे स्कैल्प में। उससे पतला बाल मोटा होता है, वीक बाल स्ट्रॉन्ग बनता है, झड़ना कम होता है। पिछले 1-1.5 साल में, 2 साल में अगर कोई बाल गए हुए होते तो वो रीग्रो भी कर जाते हैं। तो कुछ खाद पानी देने जैसा मामला हो गया कि हाँ, फर्टिलाइज ऐसा समझ सकते हैं। यस यस यस, बिल्कुल ठीक बात है। ये बालों की खेती का एक बिजनेस है जिसकी तरफ हम आपको लेकर जा रहे हैं। भारत में जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि 40 की उम्र पार करते करते 30% पुरुषों के बाल इतने निकल जाते हैं कि वो मेल पैटर्न बॉल्डनेस की कैटेगरी में आ जाते हैं, यानी वो गंजे कहलाते हैं। ये जो मेल पैटर्न बॉल्डनेस हम बहुत सुनते हैं, भारत में बहुत कॉमन है, इसकी क्या वजह होती है और किसे हम मेल पैटर्न बॉल्डनेस में कैटेगरी में रखते हैं? मेल पैटर्न बॉल्डनेस की सबसे कॉमन जो वजह है वो है जेनेटिक हिस्ट्री। अगर फैमिली में किसी को बॉल्डनेस है, चाहे वो मैटरनल साइड हो, पैटर्नल साइड हो, तो वो काफ़ी केसेस में आगे की जनरेशन्स में रन करती है। वही चीज़ें आगे की जनरेशन में भी होने के चांसेस हैं। हो सकता है दादा के बाल गए हुए हों, उनके बेटे के बाल, उनके पोते के बाल गए हुए हों, या फिर मामा के बाल गए हुए हों, तो ऐसे ये जनरेशन्स में रन करता है। सबसे कॉमन रीज़न है जेनेटिक हिस्ट्री, फैमिली में रन करता है। दूसरा रीज़न है जो कि मैंने आपको बताया है, आजकल पानी के इशूज़, डाइटरी इशूज़, बाकी चीज़ें भी काफ़ी कॉमन रीज़न। तीसरा एक रीज़न है जो आजकल बढ़ते हुए देख रहे हैं हम, वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस में भी हेयर लॉस काफ़ी बढ़ गया है, पहले इतना नहीं होता था। चौथा एक रीज़न है जिसको हम बोलते हैं टीलोजन एफ्लूवियम, एक मेडिकल टर्म है, जिसमें कोई भी बीमारी होने के बाद या फिर छोटी बीमारी जैसे डेंगू, टाइफाइड होने के बाद भी बाल गिर सकते हैं, गुच्छे के गुच्छे में बाल गिर सकते हैं, डेंसिटी बहुत कम होती है। और कई बार एडवर्स केसेस जैसे कि कैंसर जैसी जो बीमारियाँ होती हैं उसके बाद भी काफ़ी हेयर लॉस हो सकता है। ये काफ़ी कॉमन रीजंस हैं आजकल जो मेल देखे जा रहे पैटर्न वही ना जिसमें बीच में से आपका जो हैं। मेल पैटर्न में 6-7 स्टेजेस होती हैं, ग्रेड 7 तक। नॉरवुड हैमिल्टन एक स्केल बोलते हैं। जब मैं कॉमन लैंग्वेज में इसको समझाऊँ तो पहले
बाल जाना चालू होते हैं, साइड से पीछे होते हैं, फिर हेडलाइन थोड़ी सी पीछे होती है, ग्रेड 1 2 3, फिर एम पैटर्न बॉल्डनेस आ जाती है, ऐसे पीछे पीछे जाते जाते यहाँ तक बॉल्डनेस आ जाती है, मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट स्कैल्प गोज। और वो साइड में थोड़े बहुत, और सिर्फ साइड्स में और पीछे की एक पट्टी बचती है, एक ऐसी स्ट्रिप बचती है जिसमें बाल बचते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आपके पास बहुत सारे लोग आते होंगे, क्या सभी का हेयर ट्रांसप्लांट संभव है? हेयर ट्रांसप्लांट में हम पहले एनालाइज करते हैं। सबसे कॉमन जो क्राइटेरिया होता है वो देखने का, वो है फिटनेस। अगर कोई पेशेंट है वो कंप्लीटली फिट है, कोई बीमारी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। पहले हम एनालाइज करते हैं, जैसे कई लोग, किसी को डायबिटीज़ है, थायराइड है, सीवियर एस्थमा है, कोई क्रॉनिक डिजीज़ है, टीबी है, तो पहले उस चीज़ को हम ठीक करते हैं। ठीक करने के बाद हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी अच्छी नहीं होगी तो ग्रोथ में भी अफेक्ट हो सकता है। वो चीज़ें कई बार हो सकता है ग्रोथ कम आए ना। उसके बाद हम एनालाइज करते हैं साथ में डोनर एरिया कि क्या रिक्वायरमेंट है, क्या अवेलेबिलिटी है। कई बार ऐसा होता है पूरा स्कैल्प बॉल्ड है, पीछे थोड़ा सा एरिया बचा है, बियर्ड है नहीं, तो फिर डिफ़िकल्ट हो जाता है करना। तो उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी का आगे का सर बॉल्ड है, गंजापन है, तो हम पीछे से लेके आगे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार ज़्यादा एरिया है तो वो मल्टीपल सेशंस में भी जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं पूरा स्कैल्प एक ही सेशन में है ट्रांसफर। कई बार दो से 3 सेशन भी लग सकते हैं। बट हाँ, ये एक ऐसा तरीका है जिसमें आपके खुद के बाल पीछे से लेके आगे लगाए जा रहे हैं, वो नेचुरली ग्रो करते हैं। वो कैसे भी हेयर स्टाइलिंग की जा सकती है, उसमें कोई भी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं आप, वो नेचुरली ग्रो करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है और कहीं से कहीं गंजापन नहीं दिखेगा। अगर अच्छी जगह से हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं तो उसका एक फ़ायदा होता है कि हेयर लाइन बिल्कुल नेचुरल होती है। हेयर ट्रांसप्लांट गोज़ अनडिटेक्टेबल, पता ही नहीं चलता कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट में। वैसे तो बड़ा टेक्निकल है वो पूरा सिस्टम, हमने देखा है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा व्यूअर्स को समझा सकें कि कोई अगर आता है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए तो उसके साथ क्या किया जाता है, कैसे वो बाल उसके उग जाते हैं अपने आप? हेयर ट्रांसप्लांट के लिए अगर हमारे पास कोई आता है तो सबसे पहले हम डिटेल कंसल्टेशन करते हैं। हम समझते हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उनका बॉल्ड एरिया कैसा, गंजेपन वाला एरिया कितना बड़ा है, डोनर कैसा है, हम बाल ले सकते हैं या नहीं, उतना सफिशिएंट डोनर है या नहीं। अगर नहीं है तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बायोफाइबर, आजकल सिंथेटिक बायोफाइबर्स अवेलेबल हैं, जो कुछ लोग होते हैं जिनके पास डोनर नहीं होता है, कि देने के लिए कुछ भी नहीं है और बाल चाहिए, है ही नहीं बाल, है ही नहीं बाल, तो 15 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर लॉन्ग हेयर ये इटालियन कंपनी से आते हैं। एक ही कंपनी है जो बनाती है इसको, और वो असली बाल होता है, क्लोज टू असली बाल होता है बिल्कुल। मतलब उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो ह्यूमन हेयर के पार्ट होते हैं, और मतलब एग्जैक्टली ह्यूमन हेयर नहीं बोल सकते, क्योंकि एक ह्यूमन हेयर दूसरे ह्यूमन में नहीं लगाया जा सकता बॉडी रिजेक्ट करने की तरफ। तो क्लोज टू ह्यूमन हेयर होता है, सिंथेटिक फाइबर या फिर बायो फाइबर बोलते हैं उसको। उसके लिए हम एक टेस्ट पैच करते हैं, 200 बाल लगा के देखते हैं हम, अगर वो ठीक लग रहे हैं और अगर वो कोई प्रॉब्लम नहीं करते, कोई रिएक्शन नहीं करते, तो फिर हम पूरा स्कैल्प उन्हीं बालों से लगा सकते हैं। और कोई अगर बॉल्ड आ रहा है तो डे 1 पे ही हम उनको 15 सेंटीमीटर लंबा बाल दे रहे हैं, उसमें कोई डाउन टाइम नहीं है कि बाल ग्रो होने में टाइम लगेगा या कोई प्रॉब्लम। तो वो एक तरीका कैसे लगाते हैं? उसको लगाने का तरीका है, पहले एक टेस्ट पैच किया जाता है, ताकि क्योंकि एक फॉरेन बॉडी है वो, अगर बॉडी में जाएगा हो सकता है बॉडी रिएक्ट करे। वैसे आज तक तो मैंने किसी में रिएक्शन देखा नहीं है, बट हाँ फिर भी हम टेस्ट पैच करते हैं, 1 महीने रुकते हैं, 200 बाल लगा के देखते हैं। 1 महीने में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो उसके बाद पूरे स्कैल्प पे बाल लगाए जाते हैं। वही मैं समझना चाह रही हूँ, जैसे इसको छोड़ भी दें, अगर इटालियन आपने वो लगाया फाइबर, किसी के अपने बाल लिए हैं डोनर एरिया से, तो उसको कैसे, मतलब ये सिलाई वाला काम है, क्या है उसमें? जैसे ही हमारे पास कोई पेशेंट आता है, हम सब एनालिसिस करते हैं, सब प्रोसीजर देखते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन देते हैं, उसके बाद हम ट्रांसप्लांट के लिए जाते हैं, कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन जांचों के बाद कि हाँ सब कुछ ठीक है, हमें लगता है वी कैन प्रोसीड, तब हम हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाते हैं। उसमें सबसे पहले तो हम लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, स्कैल्प को सुन किया जाता है, जहाँ जहाँ से हम बाल निकालेंगे या जहाँ बाल लगाएंगे उस एरिया को सुन किया जाता है। ये हार्डली 1 मिनट में या 1.5 मिनट में वो सुन हो जाता है एरिया, पेन नहीं होता है, पेनलेस प्रोसीजर है। ट्रांसप्लांट के वक्त आप टीवी देख सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, एक हैसल फ्री प्रोसीजर है, आपके सामने स्क्रीन चलती रहेगी, वट एवर यू वांट टू डू। दूसरी चीज़ है, सबसे पहले इसमें स्लिट्स बनाई जाती है, जैसे हम बोलते हैं स्पेसेस मतलब अगर जहाँ बाल इम्प्लांट होने वाला है उस जगह पर
सही एंगल डेंसिटी डायरेक्शन की स्पेस बनाना, ताकि जैसे एक बार स्पेस बनाने के बाद जब हम पीछे से नेक्स्ट स्टेप होता है हार्वेस्टिंग, यानी कि बाल निकालना या एक्सट्रैक्शन, पीछे से बाल एक स्पेसिफिक पंच के साथ, एक माइक्रो मोटर के साथ निकाला जाता है, ताकि वो इतना फाइन रहे कि पीछे से कुछ पता न चले। क्योंकि अगर हम पीछे से ज़्यादा निकाल लेंगे और पता चल रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं है फिर ट्रांसप्लांट का, फिर पीछे गंजा हो जाए। तो उस तरीके से निकाला जाता है कि पीछे से कुछ भी पता नहीं चले। वो बाल लिया जाता है, आगे सही एंगल डेंसिटी डायरेक्शन पे जो स्लिट बनी हुई है, जो स्पेस बनी हुई है, उस जगह में लगा दिया जाता है। उस तरीके से ये हेयर ट्रांसप्लांट हो जाता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये कुछ जैसे फार्मिंग खेती की जाती है लगभग वैसा ही है कि वैसा आप ही है, डी थोड़ा सा। मार्केट कर रहे सही हैं बात फिर। है, थोड़ा सा वैसा ही, और पीआरपी उसमें खाद का काम करती है। कितने बाल लगाने पड़ते हैं ऑन एन एवरेज, अगर बॉल्डनेस, ऑब्वियसली एरिया टू एरिया डिपेंड करेगा, और एक बाल कितने का पड़ जाता है? ये ग्रेड पे डिपेंड करता है कौन से ग्रेड की बॉल्डनेस है। जैसे ग्रेड 3 बॉल्डनेस है या ग्रेड 4 बॉल्डनेस है तो 2500 से 3000 ग्राफ्ट में हो जाए। किसी की ग्रेड 7 बॉल्डनेस है तो कई बार 7000 या 7500 ग्राफ्ट्स भी लग सकते हैं, जो एक सेशन में तो नहीं हो पाते, 2 सेशन लगते हैं उसको करने। कई बार सिर्फ हेयरलाइन है या सिर्फ टेम्पल्स हैं तो 1500 ग्राफ्ट या 2000 ग्राफ्ट्स में भी काम हो जाता है। ग्राफ्ट की अगर कॉस्टिंग की बात करूँ तो ये डिपेंड करता है किस क्वालिटी के इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, किस क्वालिटी की ओटी है, और डॉक्टर की क्वालिफ़िकेशन क्या है, एक्सपर्टीज़ क्या है। तो एक अच्छे क्लिनिक में जो हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट होती है वो 20 रुपीज़ पर ग्राफ्ट से लेके 60, 70, 100, 120 रुपीज़ पर ग्राफ्ट तक जाती है, डिपेंडिंग ऑन द टेक्निक। जितना हम एडवांस टेक्निक की तरफ जाते हैं उतना ही जितना हम एडवांस टेक्निक की तरफ जाते हैं उतना ही कॉस्टिंग थोड़ी सी बढ़ती है। हम देखते हैं मार्केट में 5 रुपए पर बाल से लेके हाँ, और वो 100 आप रुपए समझ पर सकते हैं। बाल तक का हिसाब किताब है, तो वो भी कितना, ये कि क्यों वेरी करता है इतना? इतना इसलिए वेरी करता है क्योंकि आजकल हाँ, जो सर्टिफाइड क्लिनिक्स हैं, सर्टिफाइड डॉक्टर्स हैं, वो तो कम हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट। तो आइडियली डर्मेटोलॉजिस्ट हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते। बट आजकल आप देख रहे होंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्वालिफाइड उतना है नहीं और ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। उस केसेस में अगर बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंटेशन यूज़ नहीं कर रहे हैं, इम्पोर्टेड इक्विपमेंट्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो कॉस्टिंग काफ़ी कम भी आ जाती है। तो हमें बहुत कॉशियस रहे कि अपनी पूरी रिसर्च करने के बाद ही हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाना। किसी जगह से, मतलब हमने देखा है कि बहुत सारे लोग जो टेक्नीशियंस होते हैं वो सीख जाते हैं तो उन्हें लगता है हम अपना क्लिनिक चला सकते हैं। खतरे क्या हैं अगर किसी ऐसी जगह से किसी ने करवा लिया तो? बहुत सारे लोग हैं जो सीख के, या टेक्नीशियन हैं जो सीख के अपना ट्रांसप्लांट क्लिनिक चला रहे हैं। खतरे उसमें बहुत सारे आप देखते भी होंगे केसेस। कई बार है तो एक मेडिकल ट्रीटमेंट, लोकल एनेस्थीसिया दे रहे हैं, दवाइयाँ दे रहे हैं। कल को लोकल एनेस्थीसिया का एक डोज़ कैलिब्रेशन होता है जो एक डॉक्टर तो सही तरीके से देगा कि इतना डोज़ रिक्वायर्ड है, इतना देना है, ये सेफ डोज़ है, इससे ऊपर नहीं जाना। कई बार सेफ डोज़ को एक्सीड कर जाते हैं कुछ लोग, पेशेंट बहुत प्रॉब्लम में चले जाते हैं, आईसीयू में भी चले जाते हैं, कोमा में भी चले जाते हैं। ऐसा कई बार हुआ है अगर सेफ़ हैंड्स में नहीं है। दूसरी चीज़ है तो मेडिकल प्रॉपर सर्जरी है, प्रॉपर सर्जरी, छोटा सा प्रोसीजर है बट है तो मेडिकल प्रोसीजर। दवाइयाँ यूज़ हो रही हैं, सब कुछ है। बीच में किसी का शुगर लो हो सकता है, बीपी कम हो सकता है, बीपी ज़्यादा हो सकता है, कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आ सकती है, किसी को कोई प्रॉब्लम पहले से रही हो तो उस सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए एक वेल इक्विप्ड ओटी सेटअप होना चाहिए और ट्रेन डॉक्टर होने चाहिए जिनको पता रहे कि कहीं कुछ कॉम्प्लिकेशन हो तो उसको मैनेज आसानी से किया जा सके। पेशेंट की लाइफ के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उस लाइफ के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होनी। तो ये आजकल काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये संभव है कि अभी कोई आपके क्लिनिक में आए, वो कहे मुझे हेयर ट्रांसप्लांट कराना है और जब मैं वापस जाऊं तो मैं बिल्कुल दूसरा इंसान दिखूं? कितना लंबा प्रोसेस है और क्या ये मुमकिन है कि एक ही सिटिंग में उसकी काया पलट हो जाए? हाँ, बिल्कुल है। और जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं, ट्रांसप्लांट करने के बाद जो खुद के बाल लगाए जाते हैं पीछे से आगे या फिर दोनों एरिया से लेके बॉल्ड एरिया में, तो जब हम ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर चालू होता है, ट्रांसप्लांट के बाद 15 से 20 दिन में बालों का गिरना चालू हो जाता है। शेडिंग फेज, जो ट्रांसप्लांटेड बाल होते हैं वो गिरना स्टार्ट हो जाता है। ओह अच्छा, तो ये तो बड़ा 15 से सदमे वाली बात हो गई। बिल्कुल, शुरू में ऐसा ही लगता है कि हमारे तो अभी ट्रांसप्लांट करवाया था, सारे बाल चले गए, अब हम क्या करें। तो 15 से 45 दिन तक में ऑलमोस्ट शेडिंग फेज़ में 70 से 80% बाल गिर जाते हैं। बट कोई घबराने वाली चीज़ नहीं है, ये एक प्रोसीजर है। जो बाल लगाया था वो डेड पार्ट गिर रहा है, रूट जो है, जड़ जो है वो इस्टेब्लिश हो चुकी है, अंदर पक्की हो चुकी है। तो 2.5 से 3 मंथ्स तक ग्रोथ चालू हो जाती है। 6 मंथ्स में अच्छी ग्रोथ आ जाती है, जिसमें हम देख सकते हैं कि ये बिफ़ोर है, ये आफ्टर है।
काफ़ी डिफरेंस है। अच्छा, वो और 6 महीने बाद वो बिफोर आफ्टर वाला फोटो बन इजीली सकता बन है? जाता है, इजीली बन जाता है। और 1 साल में करीब ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है, पता ही नहीं चलता है कि पहले जो इंसान था वो पूरा लुक चेंज हो चुका होता है। तो ये जो 6 महीने के बाद बिफोर आफ्टर वाली फोटो तो आ गई, 1 साल बाद ये हो सकता है कि वो इंसान पहचान में ना आए, एकदम गंजा है, आपके बालों आपके जैसे बाल हो जाएं उसके? बिल्कुल होता है, जिनका डोनर एरिया अच्छा होता है, अच्छी जगह से ट्रांसप्लांट कराया हुआ होता है, तो बिल्कुल ऐसा होता है। मेरे कई पेशेंट्स ने फेस किया है कि वो उनके पासपोर्ट में वो पूरे बॉल्ड पिक्चर पहचाना है नहीं? और इमिग्रेशन में या इमिग्रेशन पे दिक्कत आती है कई बार, क्योंकि बाल आ गए। तो बट हाँ, डेफिनेटली ये बता सकते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, तो कंसिडर किया जाता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो घर में अपने बालों के डॉक्टर खुद बने होते हैं। बालों में नारियल का तेल लगाना, बालों में नींबू लगाना, बालों में दही लगाना, पता नहीं क्या, बालों के साथ सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट होता है। आप क्या सलाह देंगे? बालों के साथ और स्किन के साथ मुझे लगता है सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। आलू टमाटर से लेके आलू, कुछ भी। टमाटर, प्याज, बेसन, मतलब ये सब चीज़ें अगर हम खाने-पीने की खाने में यूज़ में लें तो ज़्यादा अच्छा है, बट लोग बेसन, प्याज, पकौड़े बनाने के बजाय उसको बालों में लगाते हैं, फेस पे लगाते हैं। आजकल आपने देखा होगा ओनियन सिरम, ओनियन हेयर ऑयल, ओनियन शैम्पू बहुत कुछ चल रहा है। तो ऐसा है कि कोई भी केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट बालों में लगाना हमें हमेशा अवॉइड करना चाहिए। हमें आजकल इतने सारे मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स हैं, वो आप लगा सकते हैं, या फिर बालों को एक जेंटल शैम्पू से वॉश करें। अगर किसी को डैंड्रफ की इशू है या कोई प्रॉब्लम है, तो एंटी डैंड्रफ शैम्पू आजकल अवेलेबल है 2% केटाकोनाजोल बेस्ड, उसको यूज़ कर सकते हैं। बट होम थेरेपीज़, होम रेसिपीज़ से, होम रेमेडीज़ से बाल बेहतर नहीं होने वाले हैं। थोड़े टाइम के लिए थोड़ा लश्चर या शाइन बेटर हो सकता है, बट अगेन अल्टीमेटली वो वापस उसी जगह पे चले जाएंगे जहाँ से हमने स्टार्ट तो ये बेसन, एलोवेरा, दही, कोई अवॉइड फ़ायदा करना नहीं? चाहिए बिल्कुल। रीठा, आंवला, शिकाकाई के विषय में क्या कहना है? पहले के टाइम में ऐसा होता था कि कुछ रेमेडीज़ अवेलेबल नहीं थी। हाँ, रीठा, आंवला, शिकाकाई बालों के लिए अच्छे होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट ऐसा नहीं कर सकते कि हम उनका डेली यूज़ करें। हाँ, वो शैम्पू के फॉर्म में हम यूज़ कर लें तो ठीक है। पहले ऐसा हुआ करता था, मुल्तानी मिट्टी लगाया करते थे लोग, ठीक है, उससे बाल सॉफ्ट होते थे, लश्चर होता, ऐसा नहीं है, पहले की रेमेडीज़ बहुत अच्छी थी, बट ऐसा वो हम लोग हमारी लाइफ़स्टाइल में डेली तो नहीं कर सकते। कभी कभी करें तो ठीक है। बहुत ज़्यादा ऑयलिंग भी नहीं करना चाहिए बालों, बहुत ज़्यादा ऑयलिंग करने से डैंड्रफ की शिकायत, फ्लेकीनेस की शिकायत बढ़ सकती है। ऑयलिंग को लेके लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। डैंड्रफ होता है तो डॉक्टर सलाह देते हैं ऑयल ना लगाएं, पेशेंट को लगता है वो ऑयल लगाता है तो उसको राहत मिलती है। तो ऑयलिंग को लेके बालों के साथ क्या रूल होना चाहिए? ऑयलिंग को लेके जो रूल होना चाहिए वो ये है कि आपको अगर वीकली ऑयलिंग करना है तो आप कर सकते हैं, बट शैम्पू करने से थोड़ी देर पहले या फिर ओवरनाइट। डेली ऑयल लगाने से कोई खास बेनिफिट नहीं होने वाला है। ऑयल थोड़ी देर के लिए लगाएं और उसको वॉश कर लें। ऑयल का काम है सिर्फ लश्चर देना, शाइन देना हेयर को। ऑयल से कोई बहुत न्यूट्रिशन तो मिल नहीं रहा है। ऐसा तो है नहीं ऑयल पेनिट्रेट करके अंदर चला जाएगा ब्लड वेसल्स में और न्यूट्रिशन दे देगा, नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ऑयल का कम से कम यूजेज बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग ऑयल ज़्यादा लगाते हैं उनको डैंड्रफ की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, क्योंकि फंगस जो है, डैंड्रफ का मतलब है एक टाइप की फंगस होती है। फंगस लाइपोफिलिक होती है, वो ऑयल को खाकर और बड़ी होती है और उसी तरह से वो ग्रोथ होती जाती है, वो पूरे स्कैल्प में फंगस फैलती है। उसे हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं सिबोरिक डर्मेटाइटिस। तो इसलिए स्कैल्प में ऑयल लगाना अवॉइड करना चाहिए। हाँ, बहुत अर्ज होती है, पुराने टाइम में नानी दादी ये बोला करती थी, तो हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार अच्छे से मसाज करवा सकते हैं ऑयल के साथ। कोकोनट ऑयल इज़ अ गुड थिंग टू गो फॉर, बाकी एज सच डेली ऑयल लगाना इज़ नॉट रिकमेंडेड। आजकल ऐसे बहुत सारे ऑयल आ रहे हैं मार्केट में, हम अक्सर इंस्टा पे, सोशल मीडिया पे देखते हैं कि ऑयल लगाया, बाल इतने थे इतने हो गए। वो ये चमत्कार कैसे हो रहा है? और ये चमत्कार हो रहा है तो फिर तो क्लिनिक्स की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, ये चमत्कार हो रहा है आजकल, ऐसा देखने को मिल रहा है। तो ये एक मार्केटिंग गिमिक बोल सकते हैं इसको, कि देखा तो है नहीं किसी ने कि उससे बाल आए हैं या नहीं आए हैं। मार्केटिंग गिमिक है, बाल ऑयल लगा रहे हैं और वो बस ऐसा शो कर रहे हैं कि बाल आ रहे हैं। टेम्परली कोई भी चीज़ अगर स्कैल्प में लगाएंगे, थोड़ा सा इरिटेंट डर्मेटाइटिस होता है उससे, उससे हल्की सी हेयर ग्रोथ बढ़ सकती है। जैसे आपने देखा होगा कई लोगों को एलोपेशिया की बीमारी होती है। एलोपेशिया यानी कि सिक्के जैसे पैचेस बन जाते हैं ओवरनाइट, पता भी नहीं चलता है, सुबह देखते हैं उठ के तो बाल नहीं। उस जगह पे कई लोग लहसुन और जिंजर गार्लिक का पेस्ट लगाते थे पहले कई बार, उससे बाल आ जाते। क्यों आ जाते थे? क्योंकि वो एक इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस का काम करता है। थोड़े टाइम के लिए तो बाल आएंगे, बट वो स्किन को भी डैमेज कर देगा। तो अल्टीमेटली ये सब लगाने से आप अपना पैसा तो वेस्ट कर ही रहे हैं, प्लस साथ में अपने स्कैल्प की हेल्थ को भी ख़राब कर रहे हैं। तो ऐसा कोई तेल बताइए जिसको लगाते ही बाल उग जाएं। ऐसा कोई तेल नहीं आता, अगर ऐसा तेल आता तो फिर क्लिनिक्स की ज़रूरत ही नहीं थी।
ड्राई हेयर वर्सेस ऑयली हेयर दोनों का अलग अलग ख्याल रखना होता है, तो क्या उसके तरीके हैं? क्या ड्राई हेयर में नहीं करना चाहिए, क्या ऑयली हेयर में नहीं करना चाहिए? ड्राई हेयर और ऑयली हेयर और एक तरह से तीसरा भी एक कंपोनेंट हम इसमें जोड़ लेते हैं, फ्रिजी हेयर, बहुत कॉमन चीज़ है। तो फ्रिजी या कर्ली हेयर बहुत सारे लोगों के होते हैं। तो ड्राई हेयर में हम एक मॉइस्चराइजिंग शैम्पू या मॉइस्चराइजिंग लाइट ऑयल यूज़ कर सकते हैं स्कैल्प पर, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। हाँ, अगर हेयर फॉल है तो डेफिनेटली डर्मेटोलॉजिस्ट बेस्ड रिकमेंडेशन जो होगा वो फॉलो करेंगे। ऐसे ही ऑयली हेयर में अगर हम बहुत ऑयली शैम्पू या ऑयली मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे तो उससे वो और ऑयली हो जाएंगे, वो डैंड्रफ क्रिएट करने लग जाएगा, वो फ्लेकीनेस क्रिएट करने लगेगा। इसलिए अकॉर्डिंग टू द स्कैल्प डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स आते हैं। जैसे फ्रीजी हेयर के लिए अलग प्रोडक्ट्स आते हैं जो कर्ल्स को मेंटेन करते हैं या फ्रीजीनेस को कम करते हैं। तो एग्जैक्टली बालों के अकॉर्डिंग जेंटल प्रोडक्ट्स ही यूज़ करने चाहिए। हमें सोशल मीडिया देख के एक्सपेरिमेंट्स कम से कम करने चाहिए। डैंड्रफ की बार बार बात हो रही है, बहुत लोग 12 महीने डैंड्रफ से परेशान रहते हैं, ऐसा क्यों होता है और वो लोग क्या कर सकते हैं कि बेसिक केयर कर सकें उसकी, ताकि डैंड्रफ कम हो? डैंड्रफ बहुत कॉमन कंसर्न है, स्पेशली विंटर्स में काफ़ी लोगों को होता है। आजकल मैं देख रहा हूँ कई लोगों को पूरे साल थ्रू आउट द ईयर डैंड्रफ रहता है। डैंड्रफ ना कि स्कैल्प में, बियर्ड में भी आ जाता है, नोज़ के आसपास, ईयर्स के पीछे बहुत जगह चला जाता है। तो वो एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है जिसे हम सीबोरिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं। उस केस में आपको एक जेंटल शैम्पू किसी भी केमिस्ट से या फार्मेसी में मिल जाता है, 2% कीटोकोनाजोल बेस्ड शैम्पू मिलता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं, उससे काफ़ी कम हो जाएगा। प्लस ऑयल अवॉइड करना है। हाँ, अगर हम सोचें कि ड्राइनेस हो रही है, डैंड्रफ हो रहा है तो और ऑयल लगाएंगे तो और बेटर हो जाएगा, नहीं, उससे वो बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। तो दैट्स वाई ऑयल को अवॉइड करना है, शैम्पू यूज़ करना है, डेली बालों को क्लीन रखना है। उसके बाद भी अगर डैंड्रफ रहता है, इचीनेस, कई लोगों को रेडनेस, फ्लेकीनेस बहुत ज़्यादा हो जाए, तब फिर डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। डैंड्रफ के पेशेंट्स को ये भी कहा जाता है कि डेली या ऑल्टरनेट डे शैम्पू करें। वहीं दूसरी तरफ हम अक्सर सुनते हैं कि एक अवधारणा है कि रोज़ शैम्पू करोगे तो बाल ख़राब हो जाएंगे। तो क्या कहना चाहेंगे आप? जेंटल शैम्पू अगर हम डेली यूज़ कर रहे हैं, जिसमें कोई केमिकल नहीं है, सल्फ़र नहीं है, पैराबेन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, डेली शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उससे। बाल जितना साफ़ रहेगा उतना हेल्दी रहेगा। लोग बोलते हैं शैम्पू करने से बाल गिरते हैं, 7 डेज़ में एक बार शैम्पू कर रहे हैं, 10 डेज़ में। हेयर का एक साइकिल होता है, हर दिन या हर हफ्ते कुछ बालों को तो गिरना ही है, क्योंकि नीचे से नया बाल आएगा। हेयर की एक साइकिल होती है जिसमें एनाजन यानी कि ग्रोथ वाला बाल, टीलोजन यानी कि झड़ने वाला बाल, जो झड़ने वाला है पतला हुआ बाल, और कैटाजन यानी कि रेस्टिंग फेज़ वाला बाल। एनाजन यानी कि ग्रोइंग फेज़ वाला बाल, टीलोजन यानी कि रेस्टिंग फेज़ वाला बाल, कैटाजन जिसमें बाल गिर जाता है। तो ये हर बाल को इन तीनों साइकिल से गुजरना ही पड़ता है, तो बाल तो गिरेगा ही। अब अगर हम 7 to 10 डेज़ तक शैम्पू नहीं करेंगे और 8 डेज़ बाद शैम्पू कर रहे हैं, तो जो बाल पूरे 8 दिन में गिरने तो एक ही दिन में गिर जाएंगे, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल, उसमें कोई घबराने वाली चीज़ नहीं है। शैम्पू डेली किया जा सकता है। और जिन लोगों की स्किन ज़्यादा ऑयली होती है, फेस पे भी आपने देखा होगा एक्ने आते हैं, डैंड्रफ रहता है, उन केसेस में डैंड्रफ ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि स्किन ऑलरेडी ऑयल सेक्रेट कर रही है। फंगस के लिए वो एक बेटर एटमॉस्फेयर बन जाता है और उस जगह पर फ्लेक्स और डैंड्रफ ग्रो करने लग जाता है। चलते चलते एक बार फिर हेयर ट्रांसप्लांट पे आते हैं। हमने हेयर ट्रांसप्लांट तक के प्रोसीजर की तो बात कर ली, उसके बाद बहुत लोगों को लगता है अभी तो ट्रांसप्लांट कराया है, अब उसको मेंटेन करना है, तो वो जो मेंटेनेंस है वो कितनी इंपॉर्टेंट है और वो कैसे होती है? हेयर ट्रांसप्लांट के लिए कोई खास मेंटेनेंस नहीं है। ये है, हम कुछ मल्टीविटामिन्स, कुछ लोशंस प्रिस्क्राइब करते हैं जो उनको यूज़ करना होता है कुछ टाइम तक, किसी को 6 मंथ्स, 9 मंथ, कभी कभी 1 साल। उसके बाद कोई खास मेंटेनेंस नहीं लगती। मेंटेनेंस में भी ये है कि 1 मंथ तक शुरू में स्मोकिंग, अल्कोहल 2-3 वीक्स अवॉइड करना है, स्विमिंग अवॉइड करना है 1 मंथ तक, हेलमेट जो हम लगाते हैं बहुत टाइट हेलमेट, वो अवॉइड करना है 1 मंथ तक। उसके अलावा कोई खास है नहीं मेंटेनेंस। 2 वीक्स तक जिमिंग या हैवी जिमिंग अवॉइड कर सकते हैं। 2 वीक्स के बाद सारी चीज़ें, एक्टिविटीज़ रेगुलर रूटीन में चालू कर सकते हैं। अगर मैं डेली रूटीन की बात करूं तो वो हम हेयर ट्रांसप्लांट के तीसरे दिन से चालू कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ऑफिस नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तीसरे दिन से आप ऑफिस जा सकते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत ज़्यादा स्वेटिंग, सन एक्सपोजर, ये हफ्ता 10 दिन अवॉइड करना होता है। डस्ट, ताकि जो लगे हुए फ्रेश बाल हैं उनमें कोई मिट्टी, धूल मिट्टी ये सब ना लगे, कोई इन्फेक्शन के चांस ना हो। एक बार हेयर ट्रांसप्लांट कराया लाइफ लॉन्ग चलता? ट्रांसप्लांट जो हम कर रहे हैं, ट्रांसप्लांट के लिए जो हम बाल यूज़ कर रहे हैं वो पीछे वाले एरिया से यूज़ कर रहे हैं। अगर आपने देखा होगा ओल्ड एज में भी
ये वाले बाल बचते हैं जिनके बाल आगे के जा चुके हो। इट मीन्स इन बालों में ऐसा कुछ है जो बाल गिरता नहीं है। इनमें जो चीज़ होती है वो है, बाल क्यों गिरता है? बाल गिरता है टेस्टोस्टेरोन की वजह से। टेस्टोस्टेरोन का एक कंपोनेंट होता है डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, जिसे हम बोलते हैं डीएचटी। वो डीएचटी रिसेप्टर्स होते हैं बालों के नीचे, वो डीएचटी ब्लड में होता है। बालों के नीचे जो डीएचटी रिसेप्टर होते हैं उस पर वो लगता है जाके, और बाल को धीरे धीरे पतला करके शेड ऑफ करवाते हैं। वो मेल हार्मोन के रिसेप्टर्स ही नहीं होते हैं पीछे वाले बालों में, इसलिए मेल हार्मोन डीएचटी या टेस्टोस्टेरोन काम ही नहीं कर पाता है उन पर, और वो गिरते नहीं, इसलिए वो परमानेंट होते हैं। इसलिए उन्हीं को पीछे से आगे लेके लगाया जाता है। उनकी लाइफ बहुत अच्छी होती है, लंबी होती है, लाइफ लॉन्ग। ओके, किसी के बाल जल्दी सफ़ेद, किसी के देर से सफ़ेद, ऐसा क्यों होता है? और कैसे डिले करें ग्रेइंग को? ये इसकी एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है जिसे हम बोलते हैं केनाइटिस या प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर। आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ये चीज़। इसका बहुत कॉमन चीज़ है, बहुत कॉमन रीज़न है डाइट एंड न्यूट्रिशन। आजकल अगर हम कंपेयर करें पहले के टाइम में जो भी, चाहे हम सब्जियों की बात करें, दूध की बात करें, कोई भी इंग्रेडिएंट की बात करें, सब कुछ प्योर आता था, उसमें कोई मिलावट नहीं थी, कोई एडल्ट्रेशन नहीं था। आजकल सब कुछ एडल्ट्रेटेड, सब मिलावट वाली चीज़ है। उतनी अच्छी डाइट न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, प्लस लोगों का खान पान इतना अच्छा नहीं, टाइमली नहीं खाते हैं। आप देखते होंगे लोग 12 बजे रात को खाना कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट 2-2 बजे तक नहीं कर रहे हैं। उन चीज़ों से भी बहुत फ़र्क पड़ता है एब्जॉर्प्शन पर, न्यूट्रिशन पर। अगर हम डाइट को ठीक रखें और सब कुछ ठीक चले, एक्सरसाइज थोड़ा सा पार्ट रहे हेल्दी लाइफस्टाइल का, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल चीज़ें ना रहे, तो डेफिनेटली गेनाइटिस नहीं होता है। मतलब ग्रेइंग बहुत जल्दी नहीं होती है, टाइम के साथ होती है। हाँ, कुछ लोगों में आपने देखा होगा 16 साल या 18 साल पे ग्रेइंग है, वो जेनेटिक टेंडेंसी है। किसी की फैमिली में अगर ग्रेइंग बहुत जल्दी है, या सारी फैमिली में ही सफ़ेद बाल बहुत जल्दी आ जाते हैं, तो उनको वो टेंडेंसी रहेगी। उसके लिए कुछ टैबलेट्स और सीरम्स अवेलेबल होते हैं जिनसे हम रोक सकते हैं और काफ़ी हद तक रिवर्स कर सकते हैं ग्रेइंग। जैसे ही हम ग्रेइंग पर आए तब मुझे याद आया, लोग बहुत सारी चीज़ें कराते हैं, स्मूथनिंग, स्पा, केमिकल्स, कलर्स, इनको कैसे देखते हैं आप? ये सब चीज़ें कभी कभी के लिए तो ठीक हैं, क्योंकि हमें डेफिनेटली पार्टीज़ में भी जाना है, इवेंट्स भी अटेंड करने हैं। अब किसी की वेडिंग है तो वो बिना बालों के ट्रीटमेंट के नहीं अटेंड कर सकती डेफिनेटली। तो ऐसे केसेस में इनको जो केमिकल बेस्ड ट्रीटमेंट्स है बहुत ज़्यादा नहीं करना होता है। जैसे कि हेयर वैक्स, कुछ लोग रूटीन में हेयर वैक्स, हेयर जेल लगाते हैं, वो चीज़ें अवॉइड करनी होती है। अगर आप डेली लगाएंगे तो डेफिनेटली बाल की हेल्थ, बाल को डैमेज तो हो ही रहा है, उससे बाल का पतला होने के भी चांसेस हैं और धीरे धीरे बाल गिरने के भी चांसेस हैं। तो हेयर वैक्स, केमिकल, केराटिन, स्मूथनिंग, ये सब चीज़ें कम से कम यूज़ करें। हाँ, कहीं बाहर जाना है, कोई इवेंट है, कोई पार्टी है, कोई वेडिंग है, कोई सेरेमनी है, तो ठीक है यूज़ कर लें, अदरवाइज़ वो अवॉइड करना चाहिए। इसी के साथ में बात करूँ ड्रायर की, बहुत लोग ड्रायर, बहुत जैसे आपने पूछा अभी, तो ड्रायर में अगर ड्रायर यूज़ भी कर रहे हैं तो कोल्ड एयर वाला ड्रायर तो ठीक है, जिसमें ठंडी हवा है। हीट की वजह से भी बालों की क्यूटिकल, बालों की जो लेयर है वो डैमेज होती है। स्ट्रेटनर भी यूज़ करते हैं लोग। स्ट्रेटनर में भी हीट है। हीट बेस्ड डिवाइसेस बालों की नेचुरल जो हेल्थ है, क्यूटिकल है, जो उसका प्रोटीन रूट शीथ है, उस सब को डैमेज करता है और बाल पतला होता है। तो वो भी जितना कम यूज़ करें उतना बेटर है। कलर्स को लेकर क्या रूल होना चाहिए? बहुत लोग डाइंग यूज़ करते हैं, अलग-अलग कलर्स यूज़ करते हैं। कलर को लेके कलर में एक कंपोनेंट होता है जिसे हम बोलते हैं पीपीडी। पीपीडी की वजह से बहुत लोगों को रिएक्शन या बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उस वजह से बाल भी डैमेज होते हैं, एलर्जी भी हो सकती है, रेडनेस भी आ सकती है, रैशेस भी आ सकते हैं। और कलर लगाने से कई बार, क्योंकि कलर में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, सिर्फ पीपीडी ही नहीं, और भी बहुत सारे केमिकल होते हैं, तो कलर जितना कम करें उतना अच्छा है। अगर कलर यूज़ भी कर रहे हैं तो कलर में एक सबसे ज़्यादा पीपीडी के साथ एक डैमेजिंग इंग्रेडिएंट होता है, वो है अमोनिया। अमोनिया बालों का ग्रेइंग भी करवाता है और साथ में बालों की हेल्थ को भी डैमेज करता है। वो तो बालों को काला करने के लिए ग्रे कर रहा है। वो ग्रे करता है लॉन्ग टर्म में। इमीडिएट बेस पे तो बाल काले हो जाएंगे, बट बहुत जल्दी बाकी बाल भी ग्रे होना चालू हो जाएंगे। तो अमोनिया फ्री हेयर कलर आजकल बहुत सारे अवेलेबल मार्केट में, हम उनको यूज़ कर सकते हैं, या फिर कुछ मेडिकेटेड हेयर कलर आते हैं, हम उनको भी यूज़ कर सकते हैं। कितना फ्रीक्वेंटली हेयर कलर यूज़ करना चाहिए? ये डिपेंड करता है आपको कितनी फ्रीक्वेंटली ज़रूरत पड़ रही है। अगर बहुत ज़्यादा आपको, जैसे आप हैं, आप न्यूज़ चैनल में हैं, तो आपको तो डेली है, तो आपको शायद थोड़ा ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ करना। बाकी लोग जो अपने रेगुलर रूटीन वर्क में हैं, अपनी जॉब पर हैं, तो जितना अवॉइड कर सकें 2-3 मंथ्स में एक बार कर लिया है, या
2.5 to 3 मंथ्स में कर लिया। 2-3 साल की परमानेंट स्टाइलिंग बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, उसमें जाहिर है और ज़्यादा हार्श केमिकल यूज़ हो रहा है, वो रिकमेंडेड है क्या? डेफिनेटली वो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं। उसमें ना कि सिर्फ अमोनिया, पीपीडी, और भी बहुत सारे हार्श केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं। जो मेरे पास इतने सारे पेशेंट्स आते हैं जो 1 साल की या 2 साल की परमानेंट स्टाइलिंग को यूज़ करते हैं या वो ट्रीटमेंट करवाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल है, बहुत ज़्यादा थिनिंग है, बहुत ज़्यादा डेंसिटी और वॉल्यूम कम हो चुकी होंगी बालों की, सिर्फ उस ट्रीटमेंट के बाद से। तो वो ट्रीटमेंट जितना अवॉइड कर सकें उतना बेहतर हो। तो ये जो हमने इतनी सारी बातें की हैं, इसका जो जिस्ट अगर मैं कहूँ तो वो ये है कि आपके घर में ड्रायर भी होगा, स्ट्रेटनर भी होगा, बहुत सारे केमिकल्स भी होंगे जिनके ज़रिए आप हेयर कलर करते होंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन जितना ज़्यादा प्रकृति के नज़दीक रहेंगे, नेचर के नज़दीक रहेंगे, बालों की हाइजीन का ख्याल रखेंगे, उतना आपके बाल आपको कम मुश्किल देंगे। दूसरी बात यह है कि अब बाल उगाने के ऐसे 50 तरीके हैं जो आपको गंजेपन से बचा सकते हैं, लेकिन ये सब डॉक्टर की सुपरविजन में ही करें, अपने आप अपने बालों के डॉक्टर ना बने। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके जो सवाल अभी भी बाकी रह गए हैं कमेंट सेक्शन में भेजिएगा, हम एक्सपर्ट्स के ज़रिए उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब हमसे जुड़ने के लिए। आई एम श्योर बहुत से सवाल अभी भी आएंगे, उनके जवाबों के लिए आपको परेशान करेंगे। नमस्कार।